हाय दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। मैं अभिषेक कुमार सिंह कैरियर वांट के इस प्लेटफॉर्म से आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, डेली हम लोग मिलते ही रहते हैं और डेली हम लोग एक नए नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, आज हम लोग पुनः अपने उसी क्रियाविधि को दोहराएंगे और आज भी हम लोग एक नए टॉपिक की ही शुरुआत करते हैं। ठीक है दोस्तों, और उससे पहले फिर से एक बार मेरी आपसे यही विनती है कि आप सभी में से जितने भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं, ठीक है, कृपया करके मेरे कैरियर वाइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि ये जितने भी फ्री वीडियोज आप लोगों के लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं, इन सभी वीडियोज से आप सभी लाभान्वित हो सके। ओके दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा आज का टॉपिक रहेगा गुलाम्स लॉ, ठीक है, यानी गुलाम का नियम। ओके, तो चलिए देखते हैं हम लोग। आज का हमारा टॉपिक रहेगा गुलाम का नियम या गुलाम्स लॉ, ठीक है, गुलाम का नियम। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिए। आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि गुलाम का नियम पढ़ चुके हैं, लेकिन दोस्तों हम लोग यहाँ पे सिर्फ गुलाम का नियम ही नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, बल्कि गुलाम के नियम की क्या क्या शर्तें थी, किस स्थिति में गुलाम का नियम फॉलो होता है या लागू होता है, ओके, और गुलाम के नियम से संबंधित जो व्यंजक निकलते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और जैसा कि हम लोगों ने मिरर में देखा था कि समतल दर्पण के विषय में हम लोगों ने देखा था कि किसी भी व्यक्ति का या वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कितनी ऊंचाई का समतल दर्पण होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बहुत सारे बातों की जानकारी हासिल करते हैं, परंतु वे सिर्फ कहे सुने आधार पर नहीं बल्कि उसको प्रमाणित करते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग गुलाम के नियम को देखेंगे तो गुलाम के नियम के सिर्फ डिफिनेशन को नहीं देखेंगे और गुलाम के नियम से जो व्यंजक प्राप्त होते हैं उसे ही नहीं देखेंगे, बल्कि वह किस प्रकार से होता है उसे भी देखने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आप सभी मेरे साथ बने रहिए, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वह कैसे संभव है या कैसे होता है। ओके, तो देखिए, गुलाम के नियम यदि आप लोग पढ़े होंगे तो यही पाते होंगे कि गुलाम के नियम की सबसे प्रमुख शर्त है, ठीक है, सबसे पहली शर्त है कि दो बिंदु आवेश होना चाहिए। दो क्या होना चाहिए? बिंदु आवेश होना चाहिए। वह दो बिंदु आवेश अलग अलग प्रकृति के भी हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि जब तक आप लोग इस नियम से संबंधित छोटे छोटे पहलुओं को नहीं समझेंगे तो फिर आप इस संपूर्ण नियम को ही नहीं समझ पाएंगे। और जब आप लोग इस संपूर्ण नियम को नहीं समझेंगे तो इससे जो व्यंजक प्राप्त होने वाला है वह आप लोगों के दिमाग में ही नहीं जाएगा। और यदि आप लोग इसके व्यंजक को नजरअंदाज कर देते हैं तो जब क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल वाला तो वे हम सभी को समझ में ही नहीं आता है। तो यहाँ पे ध्यान देना बहुत ही जरूरी है आप लोगों के लिए। देखिए, यहाँ पे मैंने कहा कि सबसे पहली शर्त क्या है गुलाम के नियम की, कि जो आवेश हम लोग लेंगे, ठीक है, यहाँ पे जो गुलाम का नियम है मैं आप लोगों से बता दूं, यह आवेश से संबंधित, आप लोग घबराइएगा मत। यदि जो लोग इसको जानते हैं, जो लोग इसे पढ़े हैं, उन लोगों के लिए तो ज़्यादा समझाने की कोई बात ही नहीं है, लेकिन मेरा यहाँ पे कोशिश है कि जो लोग नहीं जानते हैं उसको भी जीरो लेवल से ऊपर उठा करके, और जैसा कि वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखा गया है कि जीरो लेवल से हीरो लेवल तक, तो वही यहाँ पे किया भी जाएगा कि आप लोगों को जीरो लेवल से उठा करके और जो इसका अंतिम लेवल होगा वहां तक आप लोगों को पहुंचाने की कोशिश किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब इधर उधर नहीं भटकेंगे हम लोग। गुलाम के नियम की सबसे पहली शर्त है कि दो बिंदु आवेश होना ही होना चाहिए। दो बिंदु आवेश होना चाहिए, यानी जो यहाँ पे हम लोग आवेश लेंगे इस नियम की व्याख्या करने के लिए, वह आवेश कैसा होना चाहिए? बिंदु आवेश होना चाहिए। बिंदु का मतलब तो आप लोग समझते ही है, एक डॉट या एक पॉइंट, ठीक है। और यह जो बिंदु आवेश हम लोग लेंगे इसकी प्रकृति भिन्न भिन्न भी हो सकती है और एक समान भी हो सकती है। जैसे जो दो बिंदु आवेश हम लोगों ने यहाँ पे लिया है, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज भी हो सकते हैं, यानी पॉजिटिव यानी धनात्मक आवेश भी हो सकते हैं, या ये दोनों ऋण आवेश भी हो सकते हैं, यानी निगेटिव चार्ज भी हो सकते हैं। एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। या
पहला नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव भी हो सकता है। यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे मैंने क्या कहा कि कूलाम के नियम के सबसे पहली शर्त है कि जो हम लोग आवेश लेंगे वह कैसा होना चाहिए, बिंदु आवेश होना चाहिए। और उस आवेश की जो प्रकृति है वह कोई भी हो सकते हैं, भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं या एक समान भी हो सकते हैं। जैसे पहला आवेश जो है प्लस यानी पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव हो सकता है, दोनों पॉजिटिव हो सकता है, दोनों नेगेटिव हो सकता है, या फर्स्ट वाला नेगेटिव और सेकंड वाला पॉजिटिव भी हो सकता है। अर्थात इसमें आवेश की जो प्रकृति है, धनात्मकता और ऋणात्मकता, उसको लेकर के यहां पे कोई मतभेद नहीं है। ओके, अब यह जो नियम है यह कहता है कि दो बिंदु आवेश होना चाहिए और उस आवेश की प्रकृति कोई भी हो सकती है, यह भी होना चाहिए। और तीसरी नंबर बात, ये जो आवेश होंगे दो बिंदु आवेश, ये स्थिर होना चाहिए। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसके संदर्भ में यह बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। आप लोग इसे नजरअंदाज बिल्कुल ही मत करिएगा, क्योंकि जब कथन वाला क्वेश्चन आता है तो उसमें पूछता है कि कूलाम के नियम की निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें सही है, तो उसमें आप लोगों को दे दिए जाएंगे कि कूलाम के नियम से संबंधित जो दो बिंदु आवेश लिए जाते हैं, जो दो आवेश लिए जाते हैं वे बिंदु आवेश होना चाहिए। ठीक है, दूसरा दे देगा कि उस आवेश की प्रकृति चाहे कोई भी हो सकती है। तीसरा पॉइंट दे देगा आप लोगों को कि वह जो दो बिंदु आवेश होना चाहिए, ठीक है, वह स्थिर होना चाहिए। ठीक है, और चौथा ऑप्शन आप लोगों को दे देगा कि इनमें से सभी या इनमें से कोई नहीं। तो वहां पे यदि आप लोग कूलाम के नियम को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़े रहिएगा, ठीक है, इसके तथ्यों को देखे रहिएगा, तो आप लोगों को उसका राइट आंसर चूज करने में कोई भी परेशानी नहीं हो। ठीक है, यहाँ पे मैं बार बार दोहराने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे, ताकि आप लोग इसे बहुत ही अच्छे ढंग से समझ पाए। ठीक है, फिर से देखिए, फिर से देख लीजिए इस पॉइंट। कूलाम के नियम के कुछ प्रमुख शर्तें हैं, जिसमें से पहला है कि जो दो आवेश हम लोग लेंगे वे दोनों बिंदु आवेश होना चाहिए। ठीक है, दूसरे नंबर बात कि उस आवेश की जो प्रकृति है यानी ऋणात्मकता और धनात्मकता, वह कोई भी हो सकती है, चाहे दोनों समान हो सकती है या दोनों असमान हो सकती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ये दोनों बिंदु आवेश स्थिर अवस्था में होना चाहिए, यानी इनमें गतिशीलता बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिए, अब क्या कहता है कूलाम का नियम? अब कहता है कूलाम का नियम कि यह जो दो बिंदु आवेश होंगे इनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण कार्य करेगा। ठीक है दोस्तों, यह जनरली हम सभी जानते हैं कि यदि दो बिंदु आवेश को लिया जाए, यदि दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो ये एक दूसरे को विकर्षित करेंगे या अपकर्षित करेंगे, यानी एक दूसरे को एक दूसरे से दूर धकेलेंगे। ठीक है, दूसरे नंबर बात, यदि दोनों चार्ज निगेटिव हो तब भी यह आवेश एक दूसरे को दूर धकेलेंगे या एक दूसरे को अपकर्षित करेंगे। ठीक है दोस्तों, परंतु जैसे ही इन आवेशों की प्रकृति में भिन्नता आती है, दोनों असमान रहते हैं। ठीक है, यानी यदि एक कोई पॉजिटिव चार्ज रहता है और दूसरा कोई निगेटिव रहता है, या फर्स्ट वाला ही यदि निगेटिव हो या दूसरा पॉजिटिव हो, तब ये दोनों को एक दूसरे से दूर नहीं धकेलते हैं, बल्कि दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, जब दोनों आवेश की प्रकृति भिन्न होगी तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी दोनों एक दूसरे के समीप आने की कोशिश करते हैं। मगर यहां पे भी ध्यान दीजिएगा, यह जो आकर्षण बल, ठीक है, सॉरी, यहां पे यह जो आकर्षण बल होगा या यहां पे जो अपकर्षण बल होगा, यह दोनों बल समान होती। ठीक है, अर्थात यदि दोनों आवेश जो हम लेते हैं, ठीक है, दोनों आवेश जो लेते हैं, यदि दोनों आवेश की प्रकृति समान हो, यदि दोनों आवेश की प्रकृति समान हो तो वे एक दूसरे को अपकर्षित करेंगे, और यदि दोनों की प्रकृति भिन्न हो तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। और यदि दोनों पर सेम चार्ज हो, ठीक है, यदि दोनों पे सेम चार्ज हो, यहाँ पे मैंने वन पॉजिटिव चार्ज को दिखाया है, ठीक है, सिंगल पॉजिटिव चार्ज है,
यदि दोनों को पॉजिटिव में ही डबल चार्ज कर दिया जाए, ठीक है, डबल चार्ज, ठीक, और यहाँ पे दोनों को, यहाँ भी डबल पॉजिटिव चार्ज और यहाँ भी डबल निगेटिव चार्ज, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे यदि सेम आवेश रहे, यानी दोनों की प्रकृति समान रहे और दोनों की मात्रा भी समान रहे, तो उस स्थिति में होता क्या है कि आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे दोनों पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे दो ही पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों के बीच क्या लगेगा, अपकर्षण बल लगेगा। और नीचे में देखिए यहाँ पे दो पॉजिटिव चार्ज है और इधर दो निगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे आकर्षण बल लगेगा। परंतु यहाँ पे देखिए दोनों की मात्रा समान है, ठीक है, भले ही आवेश की प्रकृति भिन्न भिन्न, तो इस स्थिति में दोनों में बल तो एक समान नहीं लगेगा, यानी बल का जो दिशा है वह तो एक समान नहीं होगा, यानी एक में अपकर्षण होगा और एक में आकर्षण होगा, परंतु उसका बल का जो परिमाप होगा वह दोनों में समान होगा, ठीक है। यदि एक में 5 न्यूटन का बल लगता है तो दूसरे में भी 5 न्यूटन का ही बल लगेगा। फिर से रिपीट करता हूं इसको, जैसे यदि दो आवेश की प्रकृति, यदि दो आवेश की प्रकृति एक समान हो, ठीक है, तो वे दोनों को अपकर्षित करते हैं, और यदि दो आवेश की प्रकृति भिन्न भिन्न हो तो वे दोनों को आकर्षित करते हैं। परंतु यदि दोनों की मात्रा समान हो, तो उस स्थिति में जो दोनों द्वारा लगाया गया आकर्षण और अपकर्षण बल है उसका परिमाप समान होगा। अर्थात मैंने यही बताया कि यदि यहाँ पे दोनों के बीच लगने वाला अपकर्षण बल 5 न्यूटन है, तो यहाँ पर भी दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण बल कितना होगा, 5 न्यूटन ही होगा, भले इसकी दिशा भिन्न होगी। क्लियर? तो देखिए, अब यहां तक यदि आप लोग समझ लिए होंगे तो इसे समझने में आप लोग को और ही आसानी होने वाली है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि कूलाम के नियम का यदि डिफिनेशन दिया जाए तो वह केवल और केवल 15 सेकेंड का है। कूलाम के नियम का यदि केवल डिफिनेशन दिया जाए तो वह कितने समय का है, मात्र 15 सेकेंड का। 15 सेकेंड में हमको लगता है कि उसका पूरा व्यंजक भी आप लोग बोल देंगे, परंतु यदि कूलाम के नियम को समझने की बारी आती है तो इसमें बहुत समय लगता है। इसका मुख्य कारण है इसके परिभाषा को नहीं समझना, बल्कि उस परिभाषा के पीछे क्या रहस्य है, ठीक है, किन किन शर्तों को आधार मान करके कूलाम द्वारा उस परिभाषा को दिया जाता है, वह समझना हमारे लिए बेहद जरूरी हो जाता है। क्योंकि यदि हम उन पहलुओं को नहीं समझ पाएंगे तो इस कूलाम के नियम की परिभाषा को भी नहीं समझ पाएंगे। चलिए आते हैं, देखिए अब यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो गया, बिंदु आवेश ले लिया गया है। यहाँ पे आवेश कोई भी हो सकता है, किसी भी प्रकृति का, किसी भी चार्ज का, ठीक है दोस्तों, उसको लेकर भी हमारे बीच कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ पे हम लोगों ने अपकर्षण और आकर्षण बल को भी समझ लिया। अब देखिए कूलाम के नियम को। अब यहाँ पे कूलाम का नियम कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला, यहां पे क्लियर ही कर देता हूं, दोनों को अलग अलग कलर से दर्शा देता हूं। यहां पे लिख देता हूं अपकर्षण बल, अपकर्षण बल, ठीक है दोस्तों, और यहां पे ध्यान दीजिएगा यह है आकर्षण बल। यहां भी लगेगा आकर्षण बल क्योंकि यहां पर भी विपरीत चार्ज है, ठीक है, यह सेम है। तो यहां पे कूलाम का नियम कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या अपकर्षण बल, ठीक है, अपकर्षण बल को प्रतिकर्षण बल भी कह सकते हैं। तो इसके नियम को इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों उन दोनों आवेशों के परिमाप के गुणनफल के समानुपाती एवं दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहां पे देखिए, मान लीजिए कि यह दोनों जो आवेश है ए और बी, ठीक है, इस दोनों के बीच की दूरी स्मॉल आर है, ओके, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल आर, ठीक है। और जो पहला आवेश है यह मान लीजिए कि कैपिटल क्यू है और दूसरा जो आवेश है वह स्मॉल क्यू है। यहां पे बस मैंने संकेत अलग अलग लिखा, यहां पे बस मैंने संकेत अलग अलग लिखा
देखिए यहाँ पे चार्ज को नहीं दर्शाया, ठीक है दोस्तों। बस यहाँ पे आप लोग दो क्या मान करके चलिए, दो आवेश मान करके चलिए, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसे एक ही के संदर्भ में समझेंगे, जैसे अपकर्षण या आकर्षण दोनों बल के संबंध में समझेंगे तो दो बार हमें प्रत्येक बातें लिखनी पड़ेगी, जबकि वहां पे दोनों में कोई अंतर नहीं आएगी खास करके, ठीक है। आकर्षण जहां पे होगी वहां पे बस निगेटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बस एक ही के संदर्भ में हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे अब कूलॉम का नियम क्या कहा था कि दो बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ठीक है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाप के गुणनफल तथा उन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है, ठीक है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाप के गुणनफल के समानुपाती तथा उन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होती है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप लोग यदि इसे नोट करना चाहे तो कूलॉम के नियम को सर्वप्रथम नोट कर लीजिए। मैं बोल दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि लिखाना बहुत ही कठिन हो जाएगा। मैं बोल दे रहा हूँ, बार बार रिपीट कर दे रहा हूँ, उसे आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग इस व्यंजक को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और इससे संबंधित जो आगे की बातें होंगी उसे भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, लिख लीजिए कूलॉम का नियम, ठीक है। और कूलॉम के नियम में आप लोग लिखिएगा कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाप के गुणनफल के समानुपाती तथा उन दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी जो है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। यही कहता है हमारा कूलॉम का नियम। अब देखिए कूलॉम के नियम की बातों पे ध्यान आकर्षित करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहां पे कूलॉम के नियम से, ठीक है, क्योंकि कूलॉम ने अपना नियम तो दे दिया, परंतु उस नियम से कौन सा व्यंजक प्राप्त होता है यह भी देखना हमारे लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि वही काम आने वाला है हमें किसी भी एग्जाम्स में, ठीक है। कूलॉम के नियम से जो दोनों के बीच लगने वाला बल है, मान लीजिए F है, इसको आप लोग आकर्षण या प्रतिकर्षण बल भी कह सकते हैं। यह जो F है किसके समानुपाती होगा, यही समानुपाती का सिंबल है, ठीक है, यही समानुपाती का सिंबल है। तो F किसके समानुपाती होगा, Q इंटू Q का, क्योंकि आवेशों का परिमाप क्या है, यही है, एक का कैपिटल Q और दूसरे का स्मॉल q। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। और दूसरा बात यहाँ पे कहता है कूलॉम का नियम कि जो अपकर्षण या प्रतिकर्षण बल होगा, ठीक है, या आकर्षण बल होगा, वह उन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अर्थात F, और यही समानुपाती का ही चिन्ह रहता है, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती इसे तब समझेंगे जब हर के रूप में उसका मान रहेगा, यानी r², ठीक है। जैसे ही 1 के बट्टे में इसे लिखा जाता है r² को, वह उसका व्युत्क्रमानुपाती माना जाता है। यानी F व्युत्क्रमानुपाती क्या कहेंगे, r²। F समानुपाती होगा 1/r² के, परंतु F व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके, r² के। तो इसे आप लोग बोलने में या लिखने में सावधानी बरतिएगा। यहाँ पे फिर से मैं समझा दे रहा हूं उन बच्चों के लिए जो लोग कभी कूलॉम के नियम के व्यंजक को प्राप्त नहीं किए हैं, ठीक है। यहाँ पे F समानुपाती कैपिटल Q इंटू स्मॉल q लिखा है मैंने, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है F समानुपाती 1/r², परंतु इसे कहा जाएगा F व्युत्क्रमानुपाती r², ठीक है। जब व्युत्क्रमानुपाती शब्द की चर्चा की जाएगी तब वहां पे 1/, नहीं बोला जाएगा, सिर्फ r² बोला जाएगा, और यदि यहाँ पे समानुपाती बोला जाएगा तो 1/r² बोला जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, इसे हम लोग सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, यही कहता है हमारा कूलॉम का नियम। बस इतना कह के कूलॉम का नियम जो है वह साइलेंट हो जाता है, परंतु वह प्रत्यक्ष रूप में साइलेंट होता है, अप्रत्यक्ष रूप में नहीं। अर्थात बस यहाँ पे उसकी जो बोली है, यानी जो उसका बोलना है वही बंद होता है, उसका जो दिमाग है वह चलता रहता है। वह कैसे, देखते हैं। कूलॉम का नियम बस इतना ही कहता है कि जो दो बिंदु आवेशों जो होते हैं, जो स्थिर अवस्था में होते हैं, उनके बीच जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है वह दोनों आवेशों के परिमाप के गुणनफल के समानुपाती और उन दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। यही कहता है हमारा कूलॉम का नियम।
अब देखिए यहां से हम लोग व्यंजक को कैसे प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिए, यहां इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की यदि आप लोग तुलना करते हैं, ठीक है, तो आप लोग पाएंगे क्या कि F समानुपाती Q इंटू स्मॉल q बाई आर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। यहां पे हम लोग क्या पाए कि F समानुपाती कैपिटल Q इंटू स्मॉल q बाई आर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। इसे हम लोग इक्वेशन थर्ड भी मान सकते हैं या नहीं भी मान सकते हैं, परंतु हम लोग मान ही लेते हैं इक्वेशन थर्ड, ओके। अब दोस्तों यहां पे एक बात देखिए, जैसे यहां पे लिखा हुआ है 40/5 और यहां पे लिखा है 39.999/5। यहां पे दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिए, यह जो 40/5 है यह 39.999/5 के बराबर नहीं है, परंतु इसके समानुपाती। अर्थात जब थोड़े सा का अंतर है, ठीक है, जब बहुत छोटे से अंक का अंतर है दशमलव में, तो उसे समानुपाती मान लिया जाता है, परंतु उसे बराबर नहीं माना जाता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ 40/40 नहीं है बल्कि 39.999/5 है। तो यहाँ पे वाला यह इसके बराबर कैसे होगा, यह इसके समानुपाती हो सकता है परंतु बराबर नहीं हो सकता है, ओके। अब यहाँ पे यदि हम लोग इसे बराबर करने की कोशिश करें तो इसे एक नियत अंक से गुना करना पड़ेगा, यानी इसमें यदि किसी के या a या किसी भी नियत अंक से गुना कर दिया जाएगा, जो कि इसे पूरा करके कितना कर देता हो 40, तब इसे हम लोग बराबर लिख सकते हैं। अब यहां पे देखिए, यहां जो a का मान हो जाएगा कितना हो जाएगा 40/39.999, ठीक है, और यहां पे जो हमारा अंक निकल करके आएगा वही a का मान होगा। तो यहां पे हम लोग जनरली क्या करते हैं कि उस अंक को निकालने की कोशिश नहीं करते हैं, बस उसे सर्वनियतांक के तौर पे मान लेते हैं और उससे गुना कर देते हैं। यानी जब आया रहेगा कि 40/5 समानुपाती यानी प्रोपोर्शनल टू 39.999/5, ठीक है, तो इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे कि प्रोपोर्शनल को हटा करके और यहाँ पे इक्वल टू कर देते हैं और 39.999/5 में उसके नियतांक से गुना कर देते हैं, और वह नियतांक कितने के बराबर होगा, वह उतना ही के बराबर होगा जिससे गुना करने पर 39.999 40 के बराबर हो जाएगा। कुछ ऐसी ही क्रिया हमारे साइंटिस्टों द्वारा भी की जाती है, ठीक है दोस्तों। जब वे व्यंजक प्राप्त करते हैं तो उस स्थिति में जब समानुपाती होता है कोई भी व्यंजक, तो उसे बराबर करने की कोशिश करते हैं कि यदि वह इक्वल टू हो जाएगा तो किसी भी प्रकार के न्यूमेरिकल्स को हल करने में बहुत ही प्रकार की आसानी होगी। न्यूमेरिकल हालांकि हम लोग जनरली एग्जाम्स को पास करने के लिए उसको याद करते हैं या उस पर दिमाग लगाते हैं, मगर न्यूमेरिकल्स जो है वह एक्चुअली हमारे दैनिक जीवन में जितने भी क्रिया होती है, जितनी भी घटनाएं होती है, उनके रियल मान को प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। तो उस स्थिति में जब भी कोई व्यंजक बनता है तो वह पूरे दुनिया में फॉलो की जाती है। तो यही कारण है कि उसका जो रियल नियतांक होता है उसे निकाल करके और उसका मान पुट कर दिया जाता है। यहाँ पे यदि 40/5 और बराबर 39.999/5 के हर जगह पे ऐसी समस्या आती तो उसके लिए डायरेक्ट ही हम लोग क्या करते हैं 39.999 से 40 में भाग दे देते और वहां पे जो अंक आता a का नियत अंक घोषित कर देते और वही पूरी दुनिया में फॉलो की जाती। वैसे ही जब व्यंजक प्राप्त किया जाता है और समानुपाती को हटाना पड़ता है तो यहां भी एक नियत अंक निकाल करके वहां पे पुट कर दिया जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहां भी क्या किया जाता है कि अब f प्रोपोर्शनल को हटा करके यहां पे f इक्वल टू किया जाएगा, अर्थात f इक्वल टू q यानी कैपिटल Q इंटू स्मॉल q, ठीक है, बट्टा आर स्क्वायर। परंतु यह बराबर कब होगा, जबकि यहाँ पे किसी नियत अंक से इसमें गुना किया जाएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए हमारा नियत अंक कितना हो गया k इंटू, यहाँ पे नियत अंक कितना हो गया k, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पे व्यंजक कितना हो जाएगा f इक्वल टू k इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q बाई आर स्क्वायर। परंतु यहाँ पे ध्यान दीजिए, यह जो k होता है ना, यह सार्वत्रिक नियतांक यानी पूरी दुनिया में फॉलो किया जाता है, हर जगह पे इसका मान जो होता है समान होता है, ठीक है, किसका, k का।
और जो k का मान होता है यह k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। k का मान यानी k जो सार्वत्रिक नियतांक है, साइंटिस्ट द्वारा जब इसका मान निकालने की कोशिश किया गया तो यही पाया गया कि यह जो k होगा वह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा और उसका मान होता है 9 × 10⁹। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए अब क्या होता है। अब यहाँ पे क्या किया जाता है कि जो k जिसको हम लोग नियतांक लिए हैं उस नियतांक के मान को इसमें अब पुट कर दिया जाता है, और जब इस मान को पुट किया जाता है इसमें तो हमारा जो व्यंजक है वह हो जाता है f = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल Q इंटू Q/r²। और यही यहाँ पे निकल करके सामने आता है कूलाम का व्यंजक, जिसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही अधिक उपयोग है। और यदि उससे भी अधिक उपयोग की बात की जाए तो हमारे एग्जाम्स में है, क्योंकि जब एग्जाम्स में कूलाम के नियम से संबंधित क्वेश्चंस आ जाते हैं तो हम लोग उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, परंतु आज के बाद से आप लोग इसे सॉल्व अवश्य कर पाइएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने आप लोगों को कूलाम के नियम से जितने भी संबंधित डिटेल्स है उसको दे दिया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमने कूलाम के नियम को समाप्त किया। ठीक है, उसके व्यंजक को निकालने का पर्याप्त प्रयास किया। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग अपने मकसद में कामयाब भी हुए। फिलहाल मैं आप लोगों से इसी वीडियो के साथ विदा लेता हूँ। धन्यवाद, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।